अब चलते हैं हम दूसरी, हाँ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आज स्टैटिक पढ़ेंगे, कल इसका करंट पढ़ेंगे। आज बेसिक पढ़ाएंगे, आइडिया पहले समझ तो आए ना पोल्यूशन क्या है, पोल्यूटेंट क्या है, तब जाके फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नए पोल्यूटेंट अभी हमने डिस्कवर किए। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर आते हैं। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या चीज है, ठीक है ना। तो पहले बेसिक्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये जो शंकर की बुक है ना, प्लस करंट अफेयर्स, कसम से सच बोल रहा हूं, मैंने 2 बैच पढ़ाए थे, मॉर्निंग इवनिंग, 16 दिन में 2-2 घंटे, कितने हो गए, 32 घंटे में पूरी शंकर कवर टू कवर खत्म कर दी थी पढ़ा के, कवर टू कवर प्लस करंट अफेयर्स, लेकिन इस डिटेल के साथ नहीं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन कवर टू कवर मैंने 32 घंटे में पढ़ा। ये कौन सी, शंकर की पूरी किताब, दिन में 2 बैच, मॉर्निंग इवनिंग, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 2 बैच खत्म किए 16 दिनों में, रफ्तार, ठीक है। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो व्हाट इज पोल्यूशन, पता ही होगा आपको, कोई भी चीज एडिशन और एक्सेसिव एडिशन, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। आप अगर इन्वायरमेंट में कोई चीज ऐड कर रहे हो, सिर्फ ऐड नहीं, अगर एक्सेसिव ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये, इज ए ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो रात में जो अर्थ का टेम्परेचर है, इट विल गो -30, -100। सो इट इज एक्चुअली द ग्रीन हाउस गैस। आपने देखा ना ग्रीन हाउस, तो जो सन की रेडिएशन दिन भर आती है वो अर्थ पे गिरती है, वो आप पढ़ोगे हीट बजट में, किसमें पढ़ोगे, इन द क्लाइमेटोलॉजी, पढ़ा है ना। जो फिर वापस जाता है उसको ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉट ए पोल्यूटेंट, लेकिन जब ये एक्सेस में जाएगा देन इट बिकम्स ए, इसलिए मैंने कहा है एडिशन और एक्सेसिव एडिशन। डीडीटी थोड़ा ही डाल दो, इट इज इटसेल्फ ए पोल्यूटेंट। सो अगर आप देखोगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, या जो पोल्यूशन है, इट इज एक्चुअली एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स which deteriorate the physical, chemical, biological properties of the environment। इससे बड़ी इंट्रो आप लिख ही नहीं सकते हो 10 नंबर के, है ना। इट इज एडिशन और किसकी, आप सर्टन पोल्यूटेंट, सर्टन, आप यहां पे आप पोल्यूटेंट यूज करोगे, क्योंकि पोल्यूशन है ना, अभी हम पोल्यूशन की डेफिनेशन बोल रहे हैं, तो आप पोल्यूटेंट यूज कर सकते हो। लेकिन जब हम पोल्यूटेंट की डेफिनेशन देंगे तब हम पोल्यूटेंट यूज, तब बोलेंगे दीज आर सर्टन एजेंट्स। समझ आ रही है बात। सो इट इज एडिशन और excessive addition of certain pollutants to the physical environment, water, air, ठीक है, which makes it less fit or unfit for life। या तो अनफिट ही होगा या लेस फिट होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो which deteriorates the natural quality of the environment, ठीक है। so this is called pollution। अब ये जो पोल्यूशन है ऊपर से भेजी हुई नहीं है, इसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होती है, उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट। अगर आप साथ साथ में पढ़ रहे हो ना मेरे साथ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो ही ये खत्म हो जाएगा यू विल बी एटलीस्ट 50% रेडी फॉर द एग्जाम। लेकिन अगर आपने आज जो है थोड़े लिथार्जिक हो गया, ये कोई नहीं देखेंगे, आगे पढ़े, फिर जब आप खुद पढ़ने बैठोगे ना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये सब भूल गए होंगे सब, फिर आपको फिर से नए से खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथ साथ में इसको पढ़ो। अगर मैं यहाँ पे आपके 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास लेता हूँ, आप अगर 2.5 घंटे ही खुद पढ़ लेते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि अभी ताजा है ना, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होगी जब आप पढ़ोगे। जो समझ नहीं आ रहे, कल तो मैं आ रहा हूँ ना फिर से, तो सुबह सुबह मेरे को पकड़ो यहाँ पे पहले ही 15 मिनट, सर बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी साथ साथ करोगे तो फायदा है, वरना कोचिंग का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर अभी आपने छोड़ दिया, ठीक है, फिर आगे जाके फिर से खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो कोचिंग लेने ही क्यों आए थे जब खुद ही पढ़ना पड़ता, ठीक है। सो व्हाट इज पोल्यूटेंट, एग्जैक्टली दीज आर अनवांटेड, जो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। सो एक्चुअली दीज आर मटीरियल्स आर फैक्टर्स, या आप बोल सकते हो सिंपली दीज आर एजेंट्स which cause adverse effect on the natural quality of the environment। जो environment की natural quality है, जो environment का इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम फंक्शनल रह रहा है,
उसको डिटीरियोरेट कर रहा है, उसको डिग्रेड कर रहा है। सो दीज आर एक्चुअली एजेंट्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है ना। देखो, जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखोगे ना, तो जो बुकिश नॉलेज होती है, बुकिश डेफिनेशन होती है, वो लंबी होती है और उनको रटना मुश्किल होता है। सो कन्वर्ट दोज बुकिश डेफिनेशंस इनटू योर ओन डेफिनेशन, खुद ही समझो। ठीक है। सो दीज आर सर्टेन मटेरियल्स or factors which cause adverse effect on the natural quality of the environment, which deteriorates the ecological character of our environment। ठीक है ना। और फिर पोल्यूशन की डेफिनेशन भी वापस ला सकते हो, which makes our environment unfit or less fit for the human life। सब जोड़ दो, ठीक है ना, डायनामिक बन जाओ। तो सब कुछ पोल्यूशन है, मतलब स्मोक फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, इट्स अ पोल्यूशन because it deteriorates the physical, chemical and biological quality of our environment, ecological character of, देखो इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ऐसे चीज, ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो लगेगा कि सच में एनवायरमेंट पढ़ के आया है ना। जो अभी लेस फिट, अनफिट, ये तो लेमन चीजें है ना। एजेंट ऑफ पोल्यूशन तो लगता है कि कुछ है। डिटीरियोरेट्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, डिटीरियोरेट्स द इकोलॉजिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, ऐसे करके चीजें यूज करो। ठीक है ना। तो लगना चाहिए कि थोड़ा सब लफ्जों का खेल है, वर्ड प्ले जिसको बोलते हैं। ठीक है। मैं आपको वर्ड प्ले पे एक चीज समझाता हूं। देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खड़ाई केमल इज आर करेक्ट। कौन सा केमल? खड़ाई केमल। नंबर 1 स्टेटमेंट, इट कैन स्विम इनटू द सी अप टू 13 किलोमीटर। पहला स्टेटमेंट। जबकि आपने खड़ाई केमल पहली बार सुना ना, मैंने भी पहली बार सुना था जब मैं एग्जाम लिखने बैठा। पता ही नहीं कि खड़ाई केमल, पहली बार नाम सुन रहे हो। और ये क्या फीचर दे रहा है? नंबर 1, इट कैन स्विम अप टू, अब ये तो सोच सकते हैं केमल, ठीक है यार, केमल स्विम भी करता है। अब आपने मान लिया कि स्विम करता है अप टू 13 किलोमीटर, अब क्या पता है 13.5 भी कर सकता है, 12.5 भी कर सकता, फंस गए ना। सेकंड स्टेटमेंट, इट फीड्स अपॉन द मैनग्रूव्स एंड हेलोफाइट्स। यानी हेलोफाइट पढ़ाया, सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर सॉल्ट एक्युमुलेशन होती है। यहां मीठा खाया नहीं जाता है, केवल क्या खाएगा? नमकीन खाएगा। 2, थर्ड, इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। एंड द ऑप्शंस वर, ऑप्शंस ऐसे थे 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only। What is the right answer? यही जो कितना भी पढ़ के जाओगे ना, क्वेश्चन इसी तरह आएगा, बता रहा हूं अभी। तो यहां पे चलता है दिमाग। अगर दिन भर आप YouTube देखते रहते हो, यूक्रेन रशिया वॉर को ऐसे फॉलो करते हैं जैसे आप किसी हमसाये के साथ लड़ाई चल रही है। ठीक है। जब आप देखोगे दुबई के जो शेख हैं, जो प्रिंसेस हैं, उनके गोद में लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं। पुतिन जो है बालों पे चढ़ के ऐसे राइड करता है जैसे घोड़े पे होता है। तो बालू को इंसान ने डोमेस्टिकेट किया, शेर को डोमेस्टिकेट किया, ये तो केमल ही है ना। सो थर्ड स्टेटमेंट वाज इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो वेयर एवर देयर इज थर्ड, इट गोज, ऑटोमेटिकली यू रीच द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, पता आपको 13 किलोमीटर चल रहा है, हेलोफाइट्स खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैच कहां रखा था एग्जामिनर ने? तीसरे। तो आपको लग रहा था कि नॉलेज की क्या है, नॉलेज की यहां पे टेस्ट चल रहा है, नहीं, लॉजिक का टेस्ट। इट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड एट ऑल। देखा है ना आपने, शेख जो है उनके गोद में शेर होते हैं, देख लो अभी दुबई वाले वीडियो। पुतिन जो है बालों पे चढ़ के, क्योंकि वो थोड़ा टुंड्रा टाइगा, कल पढ़ा है मैंने, टुंड्रा टाइगा एरिया में है। ठीक है। शेर बालू की सवारियां इंसान कर रहा है, तो केमल ही है ना। सो वाई इट कांट बी डोमेस्टिकेटेड। तो आपको लग रहा था कि 13 किलोमीटर में कैच है,
हेलोफाइट्स में कैच है, मैनग्रूव्स में कैच है, नहीं कैच कहां पे पड़ा समझ आ रही है बात आप? सो दिमाग का खेल है, ऐसे निकलते हैं आंसर। सो पोल्यूटेंट्स यानी एजेंट्स ऑफ पोल्यूशन, दे कैन बी क्लासिफाइड, पोल्यूटेंट्स कैन बी, नंबर वन क्लासिफिकेशन, on the basis of the form in which they persist, form in which they यानी persistence के बेसिस पे, किस शक्ल में पाए जाते हैं। दे कैन बी प्राइमरी, दे कैन बी सेकेंडरी। जिस फॉर्म में आपने इसको ऐड किया उसी फॉर्म में पाया जाता है। डीडीटी को दे दो ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो आपने डीडीटी एज ए पेस्टिसाइड यूज किया, एज एन इंसेक्टिसाइड यूज किया, तो ये डीडीटी की शक्ल में ही आपको एनवायरनमेंट में मिलेगा। सो इट इज प्राइमरी, जिस शक्ल में आपने इसको ऐड किया उसी शक्ल में पाया जाए, ठीक है ना। दिस कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो चीज होती है, इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल नॉक्स, नॉक्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। तो आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इतना खींचना नहीं है। नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इट्स ए पोल्यूटेंट, इट्स ए प्राइमरी। प्लस वीओसी, वीओसी का मतलब है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वीओ क्या मतलब है? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब ये इंटरैक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट, लेकिन जब ये इंटरैक्ट करेंगे इट विल गिव राइज टू पैन, इट विल गिव राइज टू पैन का मतलब है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये स्मॉग में असल में प्रोसेस चलती है, स्मॉग अभी लेकिन कौन सी स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मॉग, वो पढ़ाएंगे आपको आगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, उतना समझो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट हो गया कि जिस शक्ल में आपने उसको एनवायरनमेंट में डाल दिया उसी शक्ल में पाया जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी वो होता है कि इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ टू प्राइम। सो पैन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, डीडीटी इज ए, नॉक्स इज ए प्राइमरी, वीओसी इज ए, एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर, एग्जिस्टेंस के बेसिस पे एग्जिस्ट कैसे करता है। इट कैन एग्जिस्ट एज ए क्वांटिटेटिव और इट कैन एग्जिस्ट एज ए क्वालिटेटिव। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले बताई। इट कैन एग्जिस्ट एज ए क्वांटिटेटिव एंड इट कैन एग्जिस्ट एज ए क्वालिटेटिव। इज कार्बन डाइऑक्साइड ए पोल्यूटेंट? नो, नो, कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज नॉट ए पोल्यूटेंट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, इट इज नॉट ए पोल्यूटेंट, इट इज एक्चुअली अ बेनिफिशियल गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। लेकिन अगर इसकी क्या बढ़ गई? क्वांटिटी बढ़ गई, सो इट बिकम्स क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। समझ आ रही है बात? तो अगर आपके पास 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, सर इट इज बेनिफिशियल, ठीक है। लेकिन 0.03 से बढ़ गया, देन इट बिकम्स अ, so it becomes a pollutant. So it becomes pollutant as its quantity increases. It itself is not a pollutant. समझ आ रही है बात? लेकिन डीडीटी चाहे 1 ग्राम डाल दो, 1 किलो डाल दो, कितना भी डाल दो, ये हमेशा पोल्यूटेंट ही। आपके प्रीलिम्स में एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं दिया गया है, लेकिन धोखा देगा आपको एग्जामिनर, वो पूछेगा। जो मैंने परसों डिस्कस किया ना सिलेबस, EIA पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन प्लस डेग्रेडेशन, ये 4 चीजें मेन सिलेबस में दी गई। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो पोल्यूशन से ही पूछता है प्रीलिम्स। इसीलिए देयर इज नो हार्डकोर डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, है तो साथ में ही पढ़ना पड़ता है। पहले मेंस ही पढ़ा करो, इसके बाद प्रीलिम्स पढ़ा। अब आपने केएस में अपियर होना है तो यहाँ का प्रीलिम्स जो है लाइट मोड पे होता है कि आप निकाल ही दोगे, इतना कोई बड़ा इशू है नहीं। कम से कम आपको मेंस की एक्सपीरियंस तो मिले, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, पहले यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। पहले मेंस जो है वो तगड़ा कर लो, उसके बाद जब प्रीलिम्स निकल जाएगा ना तब जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि प्रीलिम्स जो है इट इज लाइक ए सीव, छन्नी नहीं होती है, ये बीड़ को बाहर निकालती है।
ताकि सीरियस कैंडिडेट्स, क्योंकि अगर 8 लाख लोग बैठते हैं यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम में, अगर 8 लाख बच्चों को 8 पेपर लेंगे, 9 पेपर लेंगे, तो कितना डिफिकल्ट टास्क है। तो पहले 8 लाख बच्चों को बोलते हैं कि आप 2 पेपर तो दो, वहां से बीएड को दफा करो, सीरियस कैंडिडेट्स को निकालो 10-15 हजार, फिर उन 15 हजार को 8 पेपर ले लो, क्योंकि 8 लाख लोगों को 8 पेपर 9 पेपर लेना इट्स अ वेरी बिग टास्क है ना, वही चीज। सो 2 क्लासिफिकेशन समझ आ गई आपको, ऑन द बेसिस ऑफ परसिस्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। हाँ ऐसे बोलना है, ठीक है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, कि डिस्पोज होंगे भी कि नहीं होंगे। इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल, इट कैन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट कैन बी बायोडिग्रेडेबल, इट कैन बी, तो पता ही आपको ये चीज क्या होती है, ठीक है। लाइक सीवेज, किचन वेस्ट, ठीक है ना, इसके साथ डीडीटी, प्लास्टिक, ग्लास, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड फोर्थ इज ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, कि आते कहां से सर, या तो नेचुरल होंगे या तो एंथ्रोपोजेनिक होंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कहां से आता है, माचिस की तीली जलाओ, सल्फर ही तो होता है उसमें, गोलियां चलाओ, पटाखे जलाओ, सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होगा। लेकिन जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकता है। सो सल्फर डाइऑक्साइड की एमिशन जो है, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी एंथ्रोपोजेनिक। आपके पेड़ से पत्ते गिरेंगे, वो नीचे जाके डिकी हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो जाएगा, तो नेचुरल। और आप अपनी गाड़ी में तेल जला रहे हो, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सो एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। चलो छोड़ो, ये तो पोल्यूशन और पोल्यूटेंट पढ़ लिया हमने, ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के। अब हम चलते हैं असल में जो पोल्यूशन होती है, तो इसके डिफरेंट टाइप्स है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, यानी सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ई वेस्ट पोल्यूशन, ठीक है ना, थर्मल पोल्यूशन, झील डल है ना, अगर इसके साइड से कोई इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट, वहां पे क्या होता है, वाटर को हीट किया जाता है, उससे स्टीम उठता है, स्टीम टरबाइन को रोटेट करता है, आगे जाके इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन इस ज्यादा गर्म पानी को क्या करोगे, इसको फिर ड्रेन किया जाता है। और अगर ये गर्म पानी आपने एकदम किस में डाल दिया, झील में डाल दिया, तो झील का टेम्परेचर अगर आप मान लीजिए 10-15 डिग्री है, वो फटक से ऊपर जाएगा 20 डिग्री तक। जो वहां पे ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक्वेटिक लाइफ होगी, उसको थर्मल शॉक लगेगा। या अगर फटक से कोई ठंडा पानी डाल दिया झील में, तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ होगी उसको चिलिंग इफेक्ट होगा, तो वो भी पोल्यूशन है सर, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टाइप ऑफ पोल्यूशन, दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, सो कैसे होती है एयर पोल्यूशन, कुछ चीजें हैं अगर आप देखोगे, जैसे इंक्रीजिंग ट्रैफिक, हर किसी को गाड़ी चाहिए है ना, इंक्रीजिंग, कितना ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो व्हीकल एग्जॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। ग्रोइंग सिटीज, सिटी है तो लाइफ आर्टिफिशियल है, इंडस्ट्रीज, एग्जैक्टली, सिटीज की मैं बात कर रहा हूं पहले, कि सिटीज जो है वहां पे लाइफ आर्टिफिशियल, कि सारा इसी पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में है 70% आती है थर्मल, कि कोल जला के, पानी गर्म करके, स्टीम बना के, टरबाइन रोटेट करके बने। कितनी पोल्यूशन होगी इन सिटीज को, ठीक है ना। थर्ड, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, तो अफलुएंट तो आएंगे, इमिशंस तो होंगी, इमिशन। अब किसकी चीज की बात करेंगे, एफुलमेंट हो गया कि जो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, जो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में आता है उसको क्या बोलते हैं, एफुलमेंट। टर्मिनोलॉजी आपको तेज करना है कि नहीं करना है। और जो गैशियस फॉर्म में वेस्ट आएंगी, जो पोल्यूशन करेंगी, उनको क्या बोलेंगे, जैसे सीवेज, सीवेज हो गया गंदा पानी, सेवरेज हो गया सॉलिड वेस्ट, जो आपके पॉलिथीन्स, प्लास्टिक बोतल्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन सीवरेज। और जो गंदा पानी हमारे ड्रेन से निकलता है, वो उसको क्या बोलते हैं, सीवेज।
इसीलिए तो हम है ना यहाँ पे, आपको थोड़ा टर्मिनोलॉजी सही कर ले। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कल को किताब पढ़ सकते हो, एफलुएंट लिखा होगा, इमिशन मीनिंग पता है, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ये चार चीजें जो हैं, ये सब देखो आजकल क्या था, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, इतने सड़कें बन रही है, इतना तारकोल, एस्फाल्ट, बिटुमिन डर रहा है, इतनी माइनिंग होती है, इतनी ड्रिलिंग होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोइंग सिटीज, इंक्रीजिंग ट्रैफिक, ये सारी चीजें जो है दीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर, ठीक है। ये सब एंथ्रोपोजेनिक है, नेचुरली भी एयर पोल्यूशन होता है सर। वॉल्केनिक इरप्शन होगा ना, 3 महीने आपको आसमान ही नहीं दिखेगा, इतना सारा वहां से एशेज, पायरोक्लास्टिक मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, इतने सारे एरोसोल्स वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो वो तो नेचुरल है, नेचर लव सिमेट्री, नेचर नेवर प्लेज गेम ऑफ डाइस, ठीक है ना। तो नेचर खुद ही सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ बैलेंसिंग है, लेकिन जो हमारे करतूतों की वजह से चीजें हो रही है, इनका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होता है, ठीक है। सो मेन रीजन फॉर एयर पोल्यूशन इज एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। सिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेहिकुलर एमिशन, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। क्या क्या लगता है आपको मेजर पोल्यूटेंट है? लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, CO2, नॉक्सिस, सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ, ओजोन, सुना है आपने ओजोन? ओजोन जो है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है? बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल है वो हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात करते हैं। जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, इट इज अ पोल्यूटेंट। समझ आ रही है बात? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज पोल्यूटेंट। जो मैंने अभी नॉक्सिस और VOC को रिएक्शन कराया था, फिर मैंने पैन निकाला था, पैन के साथ साथ वहां पे फॉर्मल्डिहाइड निकलता है, वहां पे नाइट्रिक एसिड निकलता है, वहां पे ओजोन निकलता है। ओजोन जो है, जो हमारे यहां पाया जाता है, इट इज एक्चुअली अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज ए पोल्यूटेंट, while stratospheric ozone is beneficial, it filters the UV rays, ठीक है। और क्या लगता है आपको? आपने सुना होगा CFCs, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन लेयर, एक्चुअली जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये भी पढ़ना है आगे हमने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो है, इट इज रिलेटेड विथ ना ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। वियना कन्वेंशन इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस को रोकने के लिए। CFC इज OD, वियना कन्वेंशन इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन, वियना ऑस्ट्रिया, सुना है नाम? वियना जो था लास्ट ईयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में नंबर 1 पे था वर्ल्ड में। किसमें? ठीक है, अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना, जिसको क्वालिटी बोलते हो, वियना चले, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन जो है, इट इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस। और ये CFCs को रोकने की बात करता है। CFCs जो है, ये आपके रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है, या आपके ACs में पाया जाता है, फोम बनाने में काम आता है, ठीक है ना। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑफ 1987, इसको 2016 में अमेंड किया गया। क्या किया गया? अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट समझते ना, चेंज, उसको बोलते हैं किगली अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? किगली अमेंडमेंट। वायरस किगाली, ज्योग्राफी भी तगड़ी कर लो ना अपनी। मैंने वियना के साथ ऑस्ट्रिया क्यों बोला, ग्लासगो के साथ स्कॉटलैंड क्यों बोला? ज्योग्राफी भी तगड़ी कर लो ना।
किगाली जो है इट इज द कैपिटल ऑफ रवांडा। रवांडा अफ्रीकन नेशन है ना। तो वहां पे अमेंडमेंट किया गया 2016 में। और सीएफसीज के साथ साथ अब ये एचएफसीज को भी रोकने की बात, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ओडीएस नहीं है, लेकिन ये बोलता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ साथ हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट हो सकता है। तो एचएफसीज को रोकने की बात अब चल रही है। और डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट टाइमलाइन दिए जाते हैं। जो डेवलप्ड है उनको जल्दी से एचएफसीज को रोकना है, जो डेवलपिंग इंडिया है उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। समझ आ रही है ना बात? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल इमिशंस। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल इमिशन समझते हैं? है? बिल्कुल। देखिए, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आपके यूके में, इंग्लैंड में, वो आया 1750s में, ठीक है। तो कितने सालों से वो कोल जला रहे हैं? 250 साल, 270 साल से। सही बात। 270 साल से वो कोल जला रहे हैं, तो कितनी गंद मचाई, ठीक। हम कब से जला रहे हैं? 1950 से, क्योंकि 1950 से पहले जो भी कोल जला है वो किसके लिए जलता था? वो तो उन्हीं के लिए फायदा जाता था ना। तो हम तो आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर से जला रहे, वो जला रहे पिछले 2070 साल से। और जब बात आती है क्लाइमेट चेंज को रोकने की, वो बोलते हैं कि आप भी कम कर लो, हम भी कम। बोलते हैं भाई ये कौन सी बात होगी, आप तो पिछले 270 साल से जला रहे, हम तो 70 साल से जला रहे हैं। आप डेवलप्ड हो गए, हम भी डेवलपिंग है, आप रोक लो, क्योंकि आप डेवलप्ड हो चुके हैं। हम जब तक डेवलप्ड हो जाएंगे तब तक हम जलाएंगे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। अभी जो इसका कॉन्सेप्ट आया है ना नेट जीरो का, हर किसी कंट्री ने जो भी डेवलप्ड है इंक्लूडिंग चाइना, उन्होंने 2050 जो है अपने लिए टाइमलाइन सेट की। 2050 तक हम जितने इमिशन छोड़ेंगे उतने वापस सिक्वेस्टर करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? सेक्वेस्ट्रेशन। सेक्वेस्ट्रेशन, जितना छोड़ेंगे उतना सेक्वेस्टर करेंगे 2050 तक। उन्होंने टाइमलाइन दी। इंडिया ने क्या बोला? हमें बोलते थे वो कब तक कब तक, हमने बोला आप पहले बोलो। उन्हें बोला 2050, हमने बोला 2070। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हमें कम से कम 20 साल तो है, तब तक ढूंढ लेंगे कोई तरीका, ठीक है। सो सीएफसी जो है ये भी बहुत खतरनाक पोल्यूटेंट्स है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, लेड, इसको लीड भी बोलते हैं। तो अगेन है भाई, शंकर पे पढ़ लेना क्या इनके इंपैक्ट्स है, कैसे कैसे हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख लेना। हेल्थ पे क्या इसके एडवर्स इंपैक्ट्स, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्या बोलते हैं इसको? एसपीएम। आप देख लो ना ऊपर आपको धूल धूल दिखेगी, छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट, उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड रहते हैं, क्या रहते हैं? सस्पेंडेड मतलब अगर एयर की टर्बुलेंस ना हो तो वो नीचे सेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका साइज जो है एमएम में होता है, 0.5 mm, इसलिए इनको नाम भी दिया जाता है PM10, PM5, PM2. सबसे खतरनाक कौन होते हैं? है ना, क्योंकि बिल्कुल छोटे होते हैं, हमारे लंग्स के ब्रोंकियोल एल्वियोलाई तक जाते हैं, चोकिंग करते हैं, अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो कर देते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SO2 बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मॉग, पहले बोलेंगे फॉग, जैसे बोलते ना बेटा क्या चल रहा है, क्लास में आता था ना, मैं कभी बोलता था क्या चल रहा है, बोलते सर फॉग चल रहा है। रुको जरा सब्र करो, हमारे यहाँ बहुत कुछ, हमारे यहाँ पे हेज होता है, हमारे यहाँ पे मिस्ट होता है, फॉग होता है, स्मॉग होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ फॉग नहीं, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है ऑन द बेस ऑफ विजिबिलिटी, कि हेज में थोड़ा दिखेगा, मिस्ट में उससे कम, फॉग में उससे भी कम, स्मॉग में
बिल्कुल ही कम। ठीक है, सो बात चल रही थी किसकी, फॉग की। देखिए क्या होता है असल में, ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे आप, इससे पहले ज्योग्राफी तगड़ी कर लो तब जाके एनवायरनमेंट समझ आएगा। और हमेशा जब मैं पढ़ाता हूँ मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाता हूँ, पहले ज्योग्राफी खत्म कर लो 1 महीने में, फिर उसके बाद 1 महीने में एनवायरनमेंट, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है, जैसे वो मौलवी फिर लास्ट में क्या पढ़ता है, क्यों से बना, हाँ ना ना वो नहीं, इसका मतलब है कि मेरा काम बोलना था, आपको अमल करना। नहीं नहीं, उसमें कुछ अरबी लफ्ज है ना, चलो छोड़ो। सो फॉग, देखिए फॉग हो या स्मॉग हो, सबसे पहले इनके लिए जो कंडीशन चाहिए दैट इज कूल एंड ह्यूमिड कंडीशंस। क्या है, ये याद रखना मेरी बात, कि मौसम ठंडा होना चाहिए। देख लो ना, फॉग अक्सर कब बनता है, विंटर्स में बनता है। आज फॉग दिखता है आपको, नहीं दिखे, आज हेज दिखेगी। देख लेना कभी आपने इस पे, हेज दिखाता है ना, तो वो एक्चुअली में जो व्हीकल एग्जॉस्ट होते हैं धुएं की वजह से होता है, तो उसमें विजिबिलिटी ठीक रहती है, फॉग में कम होती है। ठीक, तो कूल ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। होता क्या असल में, कि जो डस्ट पार्टिकल होता है, एयर में एसपीएम है, एयर में वाटर वेपर है। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। वाटर वेपर इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। लेकिन वाटर वेपर का ये मसला है कि वो कंडेंस हो गया, नीचे गिर गया, मतलब वो निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं मॉइस्चर, जिसको ह्यूमिडिटी लेवल बोलते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक बार आ गया, उसका जो आगे बताएंगे ना आपको, जो पोल्यूशन पढ़ाएंगे आगे आगे जब हम खींचेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या होता है कि इसकी एक एज होती है, तो 100 साल लगते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑटोमेटिकली डिजेनरेट होने में। ठीक है, लेकिन मॉइस्चर आप ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, बारिश होगी तो मॉइस्चर निकल गया। ठीक है, अगर हीट हो रही है, इवापोरेशन हो रही है, तो मॉइस्चर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो कूल ह्यूमिड कंडीशन में फॉग बनता है। क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल एसपीएम, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, इसके अराउंड जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, तो कूल ह्यूमिड में ही होगा कि नहीं, ह्यूमिड वाटर होना चाहिए, कूल मतलब कूल कंडीशंस में ही तो कंडेंसेशन होगी, सही बात है। लेकिन अगर इस डस्ट पार्टिकल, इस जो न्यूक्लियाई होता है, सेंटर वाला पार्ट है ना, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई डस्ट पार्टिकल, अगर स्मोक पार्टिकल न्यूक्लियाई बन गया तो फिर स्मोक बनेगा। समझ आ रही है बात। अगेन वी नीड कूल ह्यूमिड कंडीशन। लेकिन फर्क इतना है कि न्यूक्लियाई जो है उसमें डस्ट पार्टिकल होगा, इसमें स्मोक पार्टिकल होगा। उसको सूट बोलते हैं, जिसको ब्लैक कार्बन बोलते हैं। तो आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो, सूट, आप इसमें ब्लैक कार्बन ऐड कर सकते हो। ब्लैक कार्बन पे अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पहले मैं यही कहानी सुनाता हूँ, आप सुन लो मेरी बात। जैसे विंटर्स में बर्फबारी होती है, तो बर्फ जो है आल्टीट्यूड्स पे ज्यादा ही होगी, है ना, क्योंकि कूल कंडीशंस होते हैं। हायर वी मूव इन टर्म्स ऑफ बोथ आल्टीट्यूड एज वेल एज एटीट्यूड, कल ही डिस्कस किया था, कूलर इट इज। ठीक है, तो बर्फबारी हो गई, ठीक है सर, आप मानते हो चलाई कलान है, फिर चलाई खुरद आ गया, चलाई बच्चा आ गया, मतलब अभी भी ठंड है फरवरी तक। अब तो मार्च आ गए, तो मार्च में सारा का सारा बर्फ एक साथ ही पिघलना था, क्योंकि अब तो टेम्परेचर हाई है ना। लेकिन ये बर्फ धीरे 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 पिघलेगा, जुलाई अगस्त तक अच्छा खासा पानी रहेगा। हाउ कम इज इट पॉसिबल, पर अभी भी ठंड है, लेकिन ये भी तो है ना कि वो सूरज से नजदीक है हमसे। जो पहाड़ी पे बैठा है खुदा से अपनी क्वीन पे, ठीक है, वो नजदीक है ना वहां से उसको सन, एज कंपेयर, अगर आल्टीट्यूड यहां से हिमालय 6 किलोमीटर ऊपर है, तो सन रे सबसे पहले और सबसे ज्यादा कहां पे पड़ेगी, हिमालयस पे या हम पे, ऑब्वियसली हिमालयस पे, क्योंकि वो हमसे ऊपर है, तो वहां पे तो ज्यादा हीटिंग होनी चाहिए। हाँ, इसको बोलते हैं एल्बिडो, सुना है कॉन्सेप्ट, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी ब्राइटर सरफेस होगी उतनी ज्यादा वो रिफ्लेक्ट करती है। समझ आ रही है बात, इसीलिए वो बर्फ जो है वहां पे टिकती है, क्योंकि जितनी हम पे हीट पड़ती है ना अर्थ पे, अर्थ का एल्बिडो जो है इट इज अराउंड 30-40%, कि 30-40% ये वापस भेजता है, 60% पी जाता है। और जो स्नो का एल्बिडो है दैट इज जस्ट 10%, वो 10% पीता है, 90%
वापस रिफ्लेक्ट कर, मतलब जितनी हीट स्नो पे पड़ेगी और हम पे पड़ेगी हम ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तो ब्लैक कपड़े हम विंटर्स में डालते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करता है ना, ब्लैक बॉडी। तो इसीलिए जो है आपका बर्फ टिकता है 4-5 महीने, कि जितनी हीट पड़ती है उसमें से मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट ही कर देता है, तो कम एब्जॉर्ब करता है तो धीरे धीरे पिघलता है। लेकिन ये जो ब्लैक कार्बन है, जो इंडस्ट्रीज वेहिकुलर एमिशन से सूट निकलता है, ब्लैक कलर का ये ब्लैक कार्बन निकलता है, ये जाके उड़ के इसी बर्फ पे पड़ता है। अब बर्फ पे क्या पड़ गया? ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन पड़ गया तो क्या कलर हो गया? अब ब्लैक। अब ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए तो आजकल ये हो रहा है कि जो हमारे ग्लेशियर्स है दे आर श्रिंकिंग। आजकल जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हम बोल रहे हैं कि ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग, ग्लेशियर्स दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि जो इमिशंस की वजह से ब्लैक कार्बन जाता है, वो बर्फ पे पड़ता है, उसका कलर चेंज कर देता है, वो अब ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो हीट अप हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा तो मेल्टिंग ज्यादा होगी, मेल्टिंग ज्यादा होगी तो रिवर्स में फ्लड्स आएंगे और वहां पे ग्लेशियर्स श्रिंक हो जाएंगे। आई समझ बात? ठीक है, हो गया स्मॉग।